हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है आपका न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर। आपका जो नया एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से हमारे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आज हम यही डिस्कस करेंगे। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं और जरूर आएंगे, मैं ये कहता हूं, बल्कि संभावना नहीं पूरी पॉसिबिलिटी है कि आएंगे ही आएंगे। इससे पहले जो आपके 2 लेक्चर रहे हैं उनमें भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है जरूर से देखिए। आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने वाला है। आप सिर्फ इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए जो मैंने आपको कराए हैं। आपका यहीं से आपको आईएमईडी का बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपसे 80+ तक आप लेकर आ सकते हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करके। तो आप इनको जरूर से करके आइएगा और जो मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है आईएमईडी उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में भी आपको मदद मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा आईएमईडी एग्जाम पैटर्न 2024-25। किस तरीके से हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सर, और किस तरीके से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी हम सीखने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं रहा है, टाइम कम है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 1। आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आपका प्रश्न नंबर 1 आएगा तो वो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 2 हो गए हमारे 10 नंबर का, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चन दे देगा। उद्यमी के कार्यों की विवेचना कीजिए, बाजार के सर्वेक्षण के प्रकार बताइए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने वाली समस्या और त्रुटि को समझाइए, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको 3 क्वेश्चन देगा और उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। क्वेश्चन सारे करने हैं लेकिन जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 इनमें से कोई 2 करने हैं तो आपको 2 करने हैं, आपको 3 क्वेश्चन देगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 कोई भी 2 करने हैं, आपको यहां पर भी 3 आपको प्रश्न दे देगा। तो इस तरह से आपका यहां पर एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो हो जाएंगे हमारे 2 10 नंबर के, तो 10 का और 10 20 नंबर के हमारे यहां क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यहां पर भी आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए, प्रेरणा समझाइए, प्रेरणा की विशेषताएं, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, ये 3 आपको क्वेश्चन देगा। यहां भी आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 दे देगा, वहां भी आपको 2 करने के लिए कहेगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मैक्सिमम जो पूछा गया है वो इसी टाइप से आया है जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और जो न्यू है उसके अकॉर्डिंग में हम बात करेंगे किस तरीके से आएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त, मनक्षिप्त लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, शॉर्ट में लिखना होता है, बेसिकली शॉर्ट में आपको बताना होता है। जैसे कि आपको यहां पर कोई भी 4 करने हैं और आपका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल होगा हमारे 10 नंबर। तो यहां पर आपको 6 दे देगा, 3 और 3 6, हाँ 6 आपको दे देगा। तो यहां पर आपको 4 करने हैं, कोई भी 2 की आपके पास छूट होती है, आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है साख्यांकी माख्यांकी लिखा गया है, यहाँ पर साख्यांकी की प्रक्रिया आपको लिखने के लिए कह देगा, ट्रेडिंग खाता कह देगा, मानवीय मूल्य है, उत्पाद शुल्क, एबीसी विश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताओं के गुण, ये सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो यहां से आपको इनमें से कोई भी 4 करने हैं आपको, ठीक है। तो 4 मान लीजिए आपको नेताओं के गुण लिखने हैं, एबीसी एनालिसिस लिखना है, उत्पाद शुल्क या मानवीय मूल्य या ट्रेडिंग खाते के बारे में लिखना है, तो कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आपकी 5 रहने वाली है। उसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आपको 4 करने रहते हैं, बाकी में आपको 2-2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये आपका पैटर्न रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाता है कि जो आपके 2-2 मार्क्स वाले हैं, है ना, जो आपके 10 मार्क्स के हैं, जैसे यहां पर 4 क्वेश्चन है और आपको 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, कहीं कहीं आपको क्या है 5 मार्क्स के सिंगल लाइनर, 1 लाइनर या मैं कह सकता हूं लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दे देता है। तो 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो वहां पर आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन वो करने पड़ते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन का जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो रहता है और टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और किस
आपका जो कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर लेक्चर आपको स्पेशली बनाकर दे दूंगा। आप मुझे बताइए, मैं आपको जरूर लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है जो भी टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं IIMED के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाने में, वो हमारी एप्लीकेशन एमपॉली को डाउनलोड कर लीजिए। और एमपॉली को आप डाउनलोड करेंगे, वहीं पर आपको PDF सेक्शन में हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए, अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी मैं कुछ करा चुका हूं, लगभग ऐसे ही 10 से 20 क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, और उसी टाइप के ये 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाने वाला है। जो प्रीवियस मेरे लेक्चर हैं उनको देख लीजिए, और ये वाला लेक्चर जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं से आपका सारा आ जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों का वर्णन कीजिए। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ टैक्स को, जो हमारे टैक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट में हमारा इनकम टैक्स हो गया आपका, वेल्थ टैक्स हो गया हमारा, इनडायरेक्ट में हमारा GST हो गया, तो इनको लिख देना है। वैट हो गया आपका, इसके अलावा आपका एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे के सारे टैक्सेस को इनको लिखना है और इनके बारे में एक एक लाइन लिख देनी है, ठीक है। इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए, आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GST के बारे में बताइए। GST क्या होता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के उद्देश्य बताइए और इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए बेसिकली। तो हमारा जो GST होता है बच्चों, कब लागू किया गया था आपको पता होना चाहिए, 2017 1 जुलाई को इसको लागू किया गया था। और क्या क्या इसकी रेट्स रहती हैं, इसकी विशेषताओं का पार्ट है। जैसे कि आपका 5 रेट में लगाया जाता है, 0%, 5% पर लगाया जाता है, 12, इसके अलावा हमारा 18 और 28, ये टोटल आपकी 5 हमारी रेट रखी गई हैं जिसमें हमारा GST लगाया जाता है। बेसिकली आपकी सर्विसेज पर और गुड्स यानी उत्पाद पर लगाया जाता है, जो कि हमारा एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है हमारा, ठीक है। तो इसकी दरें याद रखिएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एजुकेशन पर कितने % टैक्स लगता है। अफसोस की बात है कि इंडिया में एजुकेशन पर भी टैक्स लगता है। बहुत ऐसी कंट्रियां हैं जो टैक्स फ्री एजुकेशन देती है, बल्कि मैक्सिमम कंट्रियां टैक्स फ्री एजुकेशन देती है, लेकिन हमारे यहां पर 18% GST लगता है एजुकेशन पर भी, ठीक है। तो ये हमारा GST है। GST बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताइए। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस बताइए। आयकर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भाई आयकर की अवधारणा क्या थी, क्यों इसको लाया गया था, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो किस पर लगाया जाता है और इनडायरेक्ट किस पर लगता है, और इसके कुछ आपको 2 साइड बना देनी है। एक साइड में आपको लिखना है प्रत्यक्ष कर और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर, और बीच में लाइन खींच देनी है। 5 पॉइंट एक साइड लिख दो और 5 दूसरी साइड लिख दो, इतना काफी है। उसके बाद आयकर की अवधारणा को चाहो तो स्टार्टिंग में लिख दो, चाहो तो बाद में लिख दो, डिफरेंस के बाद, ठीक है। आप कहीं भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट इन टाइम टर्म को समझाते हुए लिखिए। जस्ट इन टर्म यानी इसे इन शॉर्ट हम बोल देते हैं। इन शॉर्ट आपका कहलाता है JIT। अगर कहीं पर आपका जस्ट इन टर्म पूरा ना लिखा हुआ है, इस तरीके से हिंदी में सिर्फ JIT आ जाए, तो इसका मतलब भी यही है बच्चों, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, JIT आ जाए या पूरा लिखा हुआ जाए, जस्ट इन टर्म, इसका अर्थ बताइए। इस पर बेसिकली आपकी टिप्पणी लिखने के लिए आती है। जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया था, जो आपका जिसमें 2.5 मार्क्स का आपका एक आता है और 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें JIT पर टिप्पणी आपसे लिखवा लेता है और GST पर भी टिप्पणी आपसे लिखवा सकता है। तो GST के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से JIT क्या होता है, इसकी थोड़ी सी ब्रीफली आपको थियरी याद रखनी है, ठीक है। तो JIT क्या होता है हमारा, जस्ट इन टर्म। तो जस्ट इन टर्म क्या है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत वाला जो आपका प्रोडक्ट है उसको टाइम पर अवेलेबल कराना, यही कहलाता है जस्ट इन टर्म। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, यानी अगर किसी चीज की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो आपको मुहैया करा दी जाए, यानी आपको अवेलेबल करा दी जाए, तो वही कहलाती है टर्म हमारी जस्ट इन टर्म। सबसे पहले इसको टोयोटा कंपनी है उसने यूज किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ABC एनालिसिस क्या है। भाई ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा और इसे डिटेल में पढ़ना है। इसका मैं जल्द ही आपके लिए एक लेक्चर भी लेकर आ जाऊंगा एग्जाम से पहले। मैं इसके की पॉइंट्स किस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ABC विश्लेषण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में ये समझ लीजिए
मैं अश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ 90% तो पूरे चांसेस के हो सकता है कि 100% इसके चांस हो कि ये एग्जाम में आपका आ जाएगा, तो इसको जरूर पढ़ना है। एबीसी विश्लेषण क्या है इसका उल्लेख कीजिए। बेसिकली आपका एबीसी विश्लेषण होता क्या है, एनालाइज किया जाता है कि क्या है, बेसिकली हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो कि एनालाइज करता है आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के आधार पर, सेवाओं के आधार पर, पैसे के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं इसमें एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए जैसे इसमें ए बी सी ये 3 वर्ग हैं, बेसिकली 3 वर्ग हैं। जैसे कि हमारा ए वर्ग हो गया आपका, ए वर्ग में क्या है आपका, ए में आपके वो सारे के सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा पैसे में आपके आते हैं, या मोस्ट अफोर्डेबल जो है आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा जिनके लिए आपको देना पड़ता है और उनकी मात्रा कम होती है, वो आपके सारे के सारे ए में आ जाते हैं। बी की अगर मैं बात करूं तो बी में जो मध्यम वाले आते हैं, मूल्य भी उनका मध्यम होगा और मात्रा भी उनकी मध्यम होगी। और सी में वो सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आ जाती हैं जिनका मूल्य क्या होता है, कम होता है और संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एबीसी एनालिसिस किया जाता है और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि स्टॉक का एबीसी विश्लेषण बताइए। तो इसमें आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, स्टॉक में किस तरीके से एबीसी का विश्लेषण होता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसका नियंत्रण में एबीसी वर्गीकरण विधि को स्पष्ट कीजिए। इसका नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, एबीसी विश्लेषण किस तरीके से होता है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। एंड थर्ड आपसे पूछ सकता है एबीसी विश्लेषण में सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। एबीसी विश्लेषण के माध्यम से सामग्री नियंत्रण कैसे किया जाता है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि कोई एक आपकी जो है प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो वो छोटे प्रोडक्ट भी बनाती है, बड़े भी बनाती है, कीमती भी बनाती है और चीप प्रोडक्ट भी बनाती है। तो किस तरीके से आप उनका एबीसी विश्लेषण करेंगे, ठीक है, बेसिकली यही यहां पर आपको बताना होता है। तो एबीसी विश्लेषण आपको जरूर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं आपको इन पॉइंट्स पर ही पढ़ लेना है, काफी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईओक्यू का क्या अर्थ है, इसकी गणना कैसे की जाती है बताइए। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू या तो आपका पूरा आ जाएगा या इन शॉर्ट आपका आ जाएगा। ईओक्यू क्या है आपका, ये आपका टिप्पणी में पूछा जाता है, ये भी आपका जो है 2.5 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। और मैंने बताया जीएसटी भी आपका 2.5 में पूछ सकता है, जेआईटी भी आपका 2.5 में पूछ सकता है, और ईओक्यू भी आपका 2.5 में पूछ सकता है। तो मिनिमम आपको यहां पर 50 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ईओक्यू क्या होता है हमारा, जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, यानी कहने का मतलब यह है जो आपकी मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, कम न्यूनतम मूल्य में आप कितने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, वही हमारा ईओक्यू कहलाता है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जेआईटी मैंने आपको बता दिया जस्ट इन टर्म क्या होता है, इस तरीके से भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, टिप्पणी पूछेगा आपका। सेकंड टीक्यूएम, इस पर भी आपका, ये भी आपका 2.5 मार्क्स में पूछा गया है, कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। टीक्यूएम क्या होता है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट इसे कहा जाता है, यानी कहने का मतलब ये है जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी को एनालाइज करना, उसकी मात्रा को बढ़ाना, या प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है टीक्यूएम का। इसको जरूर पढ़ के जाएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको एग्जाम तो छोड़िए वैसे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो बौद्धिक संपदा होती है उसका अधिकार यानी पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होता है, किस क्षेत्र में आपको पेटेंट और जो हमारा होता है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दिया जाता है। जैसे कि पेटेंट जो हम नया आविष्कार, कुछ इन्वेंशन करते हैं, मान लीजिए इन फ्यूचर आप कुछ एक नया कॉन्सेप्ट या कोई एक नया आइडिया या कुछ एक ऐसी इन्वेंशन लेकर आ जाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो सकती है। भाई पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो वहां पर आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, अपनी डिस्कवरी को क्या कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, और 20 साल के लिए यहां पर आपकी सिक्योरिटी रहेगी पूरी तरह से, ठीक है, सिक्योर रखता है। कॉपीराइट किस में दिया जाता है आपका, कॉपीराइट जैसे कि आपने कोई संगीत बनाया, कोई म्यूजिक बनाया, कोई फिल्म बनाई है या साहित्य या कोई कला कार्य किया है, तो उसमें आपको कॉपीराइट दिया जाता है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क, आपका कोई लोगो है, कोई आपका ब्रांड है या कोई आपका इस टाइप का कोई लोगो टाइप है जिसको आपको क्या है सिक्योरिटी देनी है कि हाँ भाई मेरी कंपनी इसको यूज करेगी, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। तो ये आपकी बौद्धिक संपदा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, पेटेंट का इतिहास
पेटेंट का क्या इतिहास है, पेटेंट का इतिहास बताइए भाई। पेटेंट कब शुरू किया गया था? अप्रोक्सीमेटली ये जो था 17वीं शताब्दी में इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले इसको जो अप्लाई किया था वो इटली ने किया था। इटली का एक देश है वेनिस, वेनिस में इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था। उसके बाद इसको ब्रिटेन ने किया, देन उसके बाद काफी टाइम के बाद हमारा इंडिया में आया, फिर इसका एक्ट बनाया गया। तो ये सारा का सारा आपको थोड़ा सा इसका इतिहास भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। तो ये इस तरीके से आपका इंडिविजुअल भी आ सकता है, और ये आपका टिप्पणी अगर मैं कहूं जैसे कि 2.5 मार्क्स में आपका आ सकता है कि पेटेंट बताइए, पेटेंट क्या है, या कॉपीराइट बताइए, या ट्रेडमार्क बताइए, इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से 2.5 मार्क्स में आपका आ जाता है बिन कार्ड। बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है सर बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड को बताइए, बिन कार्ड का अर्थ बताइए, बिन कार्ड पर टिप्पणी लिखिए। तो आपके स्टोर में जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्या मूल्य है, ये सारी चीजें किसमें बताई जाती है? बिन कार्ड के द्वारा बताई जाती है। ये भी आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता है। तो ये बिन कार्ड होता है, इसको भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, इसको प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट कीजिए, कौन कौन से घटक है जो इसको इफेक्ट करते हैं। साथ ही इसमें आपसे पूछ सकता है अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर अभिप्रेरणा की तकनीकें समझाइए। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके भी आपको 5 पॉइंट कर लेने हैं, 5 पॉइंट इससे कर लेने हैं, और बाकी 5 पॉइंट इफेक्ट के कर लेने हैं, और डेफिनेशन याद कर लेनी है। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन किसे कहा जाता है। बेसिकली मोटिवेशन आपका एक मानसिक प्रोसेस होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है, या मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है आपका दिमाग इंटरनली, वही क्या कहलाता है, हमारा मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरीके से डेफिनेशन को लिखिएगा, आप पढ़िएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और साथ ही इसमें हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था। तो मैस्लो के द्वारा आवश्यकताओं की क्रमबद्धता पर आधारित अभिप्रेरणा विचारधारा को समझाइए। यानी जो मैस्लो है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किस तरीके से जो हमारा मोटिवेशन है उसको, जो अभिप्रेरणा है उसको परिभाषित किया है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने मैस्लो ने एक पिरामिड दिया था जो बहुत पॉपुलर पिरामिड है साइकोलॉजी की। जो हमारा साइकोलॉजी एक टॉपिक होता है, बेसिकली साइकोलॉजी में इनका जो पिरामिड है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर है। अक्सर मोटिवेशन में नंबर 1 पर इनका पिरामिड आता है, मैस्लो पिरामिड। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि कुछ जो होती है ह्यूमन की नीड होती है, उसके आधार पर इन्होंने बताया था जो उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है। उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है। जैसे सबसे पहले आ जाती है उसकी फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड। सबसे पहले कौन सी नीड आती है इंसान की, फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड। भाई सबसे पहले क्या चाहिए इंसान को, रोटी, कपड़ा, मकान, नींद। ठीक है, तो यही क्या है, ये उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, यानी बेसिक नीड्स हैं। तो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड, पहला चरण इन्होंने बताया था क्रमबद्धता के आधार पर, नहीं स्टेप्स के आधार पर। तो इनका पहला चरण था, सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है कि उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और नींद, ये सारी उसको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था फिजिकल के बाद उसकी कौन सी आ जाती है, सेफ्टी नीड आ जाती है। कौन सी नीड आ जाती है उसकी, सेफ्टी नीड आ जाती है, कि सेफ्टी नीड उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद वो क्या सोचता है, उसके बाद वो सेफ्टी की तरफ जाता है कि उसको सुरक्षा चाहिए, उसको जो है किसी तरीके का भय ना हो, समाज में उसको सुरक्षा रहे, वो सुरक्षित रहे, उसके पास थोड़ा सा पैसा हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेफ्टी के पार्ट में आ जाती है। उसके बाद जैसे ही उसके पास थोड़ी सी सेफ्टी आ जाती है, सेफ्टी के बाद वो जाता है हमारा किसमें, सोशल में। किसमें चला जाता है आपका, सोशल नीड की तरफ चला जाता है। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि सोशल नीड क्या है आपकी, सोशल नीड यही है भाई, अब उसको मित्र भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, प्रेम चाहिए, परिवार चाहिए। उसके बाद इनके बारे में सोचना शुरू करता है, किसके अकॉर्डिंग, मैस्लो के अकॉर्डिंग। देन जब सोशल नीड उसकी पूरी हो जाती है तो वो चला जाता है एस्टीम नीड पर। किस पर चला जाता है, एस्टीम नीड पर चला जाता है। भाई परिवार में सुख समृद्धि है, मित्र है उसके पास में, प्यार है, सब कुछ है। अब क्या है, अब वो एस्टीम नीड की तरफ जाता है। एस्टीम नीड मतलब अब समाज में इज्जत चाहिए उसको, अब समाज में थोड़ा सा रुतबा ढूंढता है। कहते हैं ना भाई को अब इज्जत चाहिए, अब अपने पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, अब क्या चाहिए, अब इज्जत चाहिए। तो वो एस्टीम नीड में आ जाती है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। एस्टीम नीड के बाद वो सबसे ऊपर, सबसे लास्ट में आत्मबोध की तरफ चला जाता है आपका, यानी एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है। यानी वहां पर क्या है, अब क्या बन जाना है, जब इसके पास पैसा वगैरह सब आ गया, अब इसको बन जाना है बुद्ध।
बुद्ध बन जाना है, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, मतलब बड़े बड़े प्रीस्ट जो बन जाते हैं, अब उस कैटेगरी में सबसे लास्ट में पहुंचता है और यहां तक आते आते 2% से भी कम लोग होते हैं जो वो यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है भाई, कुछ लोग यहां पर उलझ कर रह जाते हैं, फिजिकल नीड ही पूरी नहीं हो रही है, बहुत ऐसे लोग भी हैं आज की डेट में, बड़ी दुख की बात है। ठीक है, तो ये अब्राहम मैस्लो का ये पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये मैस्लो के द्वारा दिया गया था, तो यही कहलाता है इसका क्रमबद्धता पर आधारित जो चरण है अब्राहम मैस्लो का, वो यही डिफाइन करता है कि आदमी किस तरीके से अपनी नीड के अनुसार काम करता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगा, तो इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? साझेदारी और एकाकी व्यापार में क्या अंतर होता है? ये बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन यहां से बना देगा। साझेदारी की डेफिनेशन, उसके बाद आपको ये उठाकर दे देगा साथ में, या ये भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है लेक्चर के पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, और एकाकी यानी इंडिविजुअल ओनरशिप या इंडिविजुअल बिजनेस क्या होता है। तो सभी बच्चे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन की प्रक्रिया तथा उसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। यानी आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग किसे कहा जाता है? प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको बताइए, प्रोसेस को बताइए और स्टेप्स को बताइए। प्लानिंग क्या है भाई? प्लानिंग यही तो है भाई, किसी काम को सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं, उसके बाद आप उसके लिए एक गोल सेट करते हैं और उसको करने के लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो यही कहलाता है हमारा नियोजन। ठीक है, तो ये नियोजन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, परियोजना प्रतिवेदन तथा सूचना प्रतिवेदन में क्या अंतर है? परियोजना प्रतिवेदन ये भी आपका 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी आ सकता है। तो परियोजना प्रतिवेदन यानी इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट और प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन और प्रतिवेदन मतलब आपका रिपोर्ट। ठीक है, तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या अंतर होता है? इंडिविजुअल भी आपसे पूछ सकता है, 2.5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आता है, मान लीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है बताइए, टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ ले इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसे कहा जाता है, टिप्पणी लिखिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भाई किसी एक स्पेसिफिक कार्य या टास्क को पूरा करने के लिए जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब आप उस काम को कर लेंगे तो उस काम की जो जानकारी आप देंगे, ठीक है, या कोई नया काम आप शुरू करने वाले हैं उसकी जानकारी देने के लिए इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिख देने हैं, 5 पॉइंट एक साइड, 5 पॉइंट एक साइड, दोनों के डिफरेंस लिख देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? औपचारिक और अनौपचारिक संचार यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझाइए, ये आपका 2.5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी 2.5 मार्क्स में आपका जाएगा। बट्टा पर टिप्पणी लिखिए, ये सारे के सारे इन सब पर आपसे टिप्पणी लिखने को पूछ सकता है। औपचारिक अनौपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में यूज करते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गप्पे लड़ाना, जिसका कोई तुक ना हो, सर पैर ना हो जिस कम्युनिकेशन का, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से न्यूनतम मजदूरी भाई गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि मजदूर को इससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी, ताकि मजदूरों को क्या है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके, कोई किसी मजदूर का शोषण ना कर सके मालिक। ठीक है, इसी तरीके से बट्टा क्या होता है भाई? मजदूरी के अंदर, मजदूरी जो आपकी पैसा होता है उसमें जो कटौती की जाती है मजदूर के साथ में, वो कहलाता है हमारा बट्टा। अच्छा, बट्टा होता क्यों? अभी मैंने कहा कि मजदूरी में आप कटौती नहीं कर सकते, वही न्यूनतम मजदूरी है, गवर्नमेंट ने तय किया है। बट्टा क्या है? मान लीजिए अब एक मिस्त्री है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया काम का कि मैं 7 दिन में करूंगा, अब उसने बीच में क्या है छुट्टी कर दी, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन अब वो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ तो रहा था, आधे दिन से गायब हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा गायब हो रहा है, तो उसमें क्या है, वो थोड़ी सी कटौती उसके पैसे में कर दी जाती है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, तो वो हमारा बट्टा कहलाता है, यानी मजदूरी में कटौती। ठीक है, तो इस तरीके से आज से क्वेश्चन में ये आपकी टिप्पणी पूछ सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे टिप्पणी पूछ सकता है आपसे, बट्टे पर पूछ सकता है, जेआईटी पर पूछ सकता है, ईओक्यू पर पूछ सकता है आपका, और इसके अलावा हमारा जीएसटी पर पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे आपको शॉर्ट हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 बार पढ़ोगे, बहुत आसान लैंग्वेज है और आप
एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे, अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे इसके, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बनाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। ये मेरा जो आपका क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी आपकी, ये उसका लास्ट सीरीज है क्वेश्चन वाली का, क्योंकि इतने काफी हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये सारे आपको जितने मैंने बताए हैं, जो बच्चे तैयार करके लेकर जाएंगे इन क्वेश्चंस को, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि बढ़िया मार्क्स उनके जरूर आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं भी कुछ लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आसान वे में उनको यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में आपसे मिलता हूं। आज के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।